जय हिंद सभी को। आइए आज की क्लास में बात होगी भारतीय इतिहास में चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में विस्तार से जानकारी है और आप लोगों तक पहुंचाएंगे और नोट्स भी साथ में तैयार करते चलिए। चौहान वंश के बारे में चौहान वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में वासुदेव के द्वारा की गई थी। चौहान वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में वासुदेव के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? ये जो वासुदेव ने जो चौहान वंश की स्थापना की थी, ये अजमेर और सांभर क्षेत्र के आसपास के राज्य पर अपना अधिकार बनाया, जमाया, अपना अधिकार स्थापित किया और वहाँ पे शाकंभरी के ये चौहान कहलाए। अजमेर और सांभर क्षेत्र के आसपास के वहाँ पे क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त किया और शाकंभरी के चौहान कहलाए। और भारतीय इतिहास में शाकंभरी के चौहान जो कहलाए उसके स्थापना अजमेर और सांभर क्षेत्र के आसपास वासुदेव ने की थी, 7वीं शताब्दी में की थी। इसके बाद वासुदेव ने अजमेर और सांभर क्षेत्र के आसपास जब शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना की तो इसने प्रारंभिक राजधानी इनकी अहिच्छत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर जिला कहा जाता है। वर्तमान में नागौर जिला है, पहला प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था, वहाँ उसे प्रारंभिक राजधानी बनाया। इसके बाद चहमान, जो ये वास्तविक था, ये वास्तविक नाम था चहमान वंश। अब लिखावट में चौहान लिखने लगे, लेकिन जो वास्तविक नाम था, मूल नाम चहमान था इनका। और चहमान नामक व्यक्ति था जो चौहान वंश का आदि पुरुष माना जाता है। चहमान नामक व्यक्ति को चौहान वंश का आदि पुरुष और संस्थापक माना जाता है, जिसके कारण इस वंश का नाम चौहान वंश पड़ा। तो चौहान वंश का आदि पुरुष चहमान था, जिसके कारण इस वंश को चौहान वंश कहा गया। इसके बाद अब ये शाकंभरी के चौहान कैसे कहलाए ये समझिए। अजमेर और सांभर क्षेत्र के आसपास का जो राज्य क्षेत्र था वो शाकंभरी के चौहान पर अधिकार था वहाँ पे। तो शाकंभरी जो नाम था वो शाकंभरी स्थानीय देवी का नाम था। एक शाकंभरी देवी थी जो स्थानीय देवी थी, वहाँ की लोग जो स्थानीय देवी थी जिनकी ये पूजा करते थे, उनकी उपासक थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे। चौहान वंश के जो शासक थे, जो चौहान वंशावली थी, उनकी कुल देवी एक तरह से मान लीजिए शाकंभरी देवी थी और ये स्थानीय देवी थी, जिनके कारण ये शाकंभरी के भारतीय इतिहास में ये शाकंभरी के चौहान कहलाए। ये इनकी मातृ देवी थी जिनके ये उपासक थे। इसके बाद चौहान वंश के बारे में जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है? तो साहित्यिक ग्रंथों में पृथ्वीराज विजय और सृजन चरित्र जो ग्रंथ हैं, जिनसे चौहान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद शाकंभरी देवी की कृपा से वासुदेव ने बताया यहाँ पे अजमेर और सांभर क्षेत्र के आसपास अपना अधिकार प्राप्त किया था। तो शाकंभरी देवी की कृपा से इस ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि शाकंभरी देवी की कृपा से वासुदेव ने सांभर जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त किया और वहाँ पे चौहान वंश का राज स्थापित किया और सांभर झील का निर्माण करवाया। इसके बाद चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास और वंशावली के बारे में जो जानकारी है वो मूल जानकारी विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख जयपुर में स्थित है और सोमेश्वर का बिजौलिया प्रस्तर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती। वंशावली की पूरी जानकारी आपको विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख जयपुर में और सोमेश्वर के समय का बिजौलिया प्रस्तर अभिलेख से चौहान वंश की पूरी वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद चौहान वंश के प्रारंभिक शासक जो थे, चौहान वंश के जो प्रारंभिक ये शासक थे, ये कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासक थे। उनके ये सामंत थे, उनके अधीन ये शासन करते थे। चौहान वंश का जो प्रारंभिक शासक थे वो गुर्जर प्रतिहार के अधीनता में रहकर शासन करते थे। उनके सामंत के रूप में गुर्जर प्रतिहार के शासकों के सामंत के रूप में ये शासन करते थे, प्रारंभिक शासक तो इसके थे। इसके बाद 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपतिराज प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार की जो अधीनता थी उसको समाप्त करके स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार के शासकों की अधीनता को समाप्त किसने किया था? वाकपतिराज प्रथम ने किया था। वाकपतिराज ने गुर्जर प्रतिहार शासकों की अधीनता को समाप्त करके स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? वाकपतिराज प्रथम ने स्थापित किया था। और इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र
सिद्धराज हुआ और जिसने साम्राज्य के विस्तार की नीति पर कार्य किया, जिसने साम्राज्य के विस्तार की नीति पर कार्य किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके बाद अगला शासक सिद्धराज के बाद इसका उत्तराधिकारी विग्रहराज, इसको साफ करते हैं, विग्रहराज द्वितीय आया। विग्रहराज द्वितीय आया जो कि चौहान वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक था। कौन? विग्रहराज द्वितीय। ये सिद्धराज के बाद उसका उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय हुआ और चौहान वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक था। इसने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात के चालुक्य वंश के शासक मूलराज प्रथम को युद्ध में पराजित किया। मूलराज जो प्रथम थे वो इस युद्ध में जब गुजरात पर आक्रमण किया तो जो दोनों में युद्ध हुआ, युद्ध होने के दौरान मूलराज प्रथम वहां से युद्ध स्थल से भागकर कच्छ में छिप जाता है, कि कच्छ में शरण लेता है आके। समझ लो इतना भीषण आक्रमण हुआ तो दोनों में मूलराज चालुक्य वंश का शासक मूलराज प्रथम युद्ध स्थल से भागकर कच्छ में शरण लेता है, कच्छ में छिपता है आकर। और गुजरात पर अपना अधिकार कौन करता है? विग्रहराज द्वितीय गुजरात पर अधिकार करता है। विग्रहराज द्वितीय गुजरात पर अधिकार करता है, चालुक्य वंश के शासक मूलराज प्रथम को पराजित करता है और भृगु कच्छ में विग्रहराज द्वितीय आशापुरी देवी के मंदिर का निर्माण करवाता है। आशापुरी देवी के मंदिर कराता है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के बाद जब यह आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण हो गया, इसके बाद अगला शासक पृथ्वीराज प्रथम के बाद अजयराज, इसका उत्तराधिकारी अजयराज होता है। विग्रहराज द्वितीय के बाद पृथ्वीराज प्रथम शासक होता है। पृथ्वीराज प्रथम जो शासक होता है, ये पृथ्वीराज प्रथम जब शासक होता है तो ये कहा जाता है कि जब ये शासक होता है तब पृथ्वीराज प्रथम जो चालुक्य वंश के जो शासक थे पुष्कर पर आक्रमण करते हैं और पुष्कर पर आक्रमण करके यहाँ के ब्राह्मणों को लूटने आए थे। तो इस क्रम में पृथ्वीराज प्रथम का इनका आमने सामना होता है और ये 700 चालुक्यों को पराजित करता है। 700 चालुक्यों को शासकों को पराजित करता है, समझिए। इसके बाद अगला शासक अजयराज होता है। अजयराज चौहान वंश का महत्वपूर्ण शासक होता है और अजयराज चौहान वंश का जो साम्राज्य था उस साम्राज्य विस्तार के लिए ये आक्रामक नीति को अपनाता है। किस लिए? साम्राज्य विस्तार के लिए ये आक्रामक नीति को अपनाता है और इस क्रम में साम्राज्य का विस्तार करता है और अजमेर नगर का निर्माण करता है। अजमेर नगर बसाता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है। अजमेर को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? अजमेर नगर का निर्माण कौन करता है? अजयराज करता है। क्यों? कैसे करता है? जब अजयराज शासक होता है, ये महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक होता है और ये आक्रामक नीति को अपनाता है, आक्रामक साम्राज्य विस्तार नीति को अपनाता है, आक्रामक साम्राज्य विस्तार नीति को अपनाता है और इस क्रम में अजमेर नगर का निर्माण कराता है, अजमेर नगर को बसाता है और अजमेर को अपनी राजधानी बनाता है। इसके बाद अगला शासक अजयराज के बाद अगला शासक देखो, अजयराज के बाद अगला शासक अर्णोराज आते हैं। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज के बाद अर्णोराज के बाद आते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विशल देव के नाम से भी जाना गया, जिसको इतिहास में
विशल देव के नाम से भी जाना गया। इसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद सोमेश्वर, सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज तृतीय, जिसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना गया है। इसको इतिहास में राय पिथौरा के नाम से जाना गया। तो ये आपके शासक थे। अजय राज के बाद अजय राज ने अजमेर नगर का निर्माण किया, अजमेर नगर का निर्माण किया और उसे राजधानी बनाया और राजधानी भी बनाया इसको। इसके बाद अगला शासक अर्णोराज आता है। अगला शासक अर्णोराज आता है और अर्णोराज ये कहा जाता है कि इसने, अर्णोराज जब शासक होता है तब महमूद भारत पे आक्रमण करता होता है और इसने महमूद की सेना को पराजित किया। महमूद को इसने पराजित किया था, अर्णोराज ने महमूद को पराजित किया था, महमूद की सेना को पराजित किया था। इसके बाद अगला शासक विग्रहराज चतुर्थ होता है। विग्रहराज चतुर्थ होता है, जिसको भारतीय इतिहास में विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारतीय इतिहास में चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली शासक था, महान विजेता था, महान विजेता भी था। और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार सभी दिशाओं में, साम्राज्य विस्तार की नीति पर इसने भी कार्य किया और बहुत अधिक ज़्यादा समय साम्राज्य का, चौहान वंश के राज का विस्तार इसके समय में हुआ था। विशल देव विग्रहराज चतुर्थ के समय चौहान वंश का विस्तार हुआ था। चौहान वंश के राज की जो सीमाएं थी वो सभी दिशाओं में इसने विस्तार किया था, सभी दिशाओं में विस्तार नीति पर इसने कार्य किया था। ज़्यादातर इस चौहान वंश का राज्य जो था, इसका सबके समय साम्राज्य विस्तार ज़्यादा हुआ था। साम्राज्य विस्तार की नीति पे अजय राज ने काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा चौहान राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार जो हुआ वो विग्रहराज चतुर्थ के समय हुआ। इसके बाद इसने सबसे महत्वपूर्ण इसकी विजय विग्रहराज चतुर्थ की, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, विग्रहराज चतुर्थ की सबसे महत्वपूर्ण विजय जो थी, ये क्या किया था इसने, तोमर, जो दिल्ली के शासक तोमर शासक थे, उनके अधीनता को अस्वीकार करके उनसे युद्ध किया और तोमर को पराजित किया और अपने को स्वतंत्र घोषित किया और दिल्ली में तोमर से दिल्ली को छीन लिया था, क्योंकि दिल्ली पर क्या था, तोमर वंश शासकों का दिल्ली पर अधिकार था। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी तोमर शासकों की अधीनता को अस्वीकार करके स्वतंत्र घोषित करना, तोमर शासकों से युद्ध करना और तोमर शासकों से दिल्ली को छीन लेना। सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली इनके पास तब आई थी, कहाँ से आई थी, इसके समय से आई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। किससे अधिकार छीना था, तोमर शासकों से दिल्ली को छीना था, क्योंकि दिल्ली पर तोमर शासकों का अधिकार था। तो विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर शासकों से दिल्ली को छीना। इसके बाद ये महान विजेता के साथ साथ महान लेखक भी था। विग्रहराज चतुर्थ महान विजेता के साथ साथ महान लेखक भी था और इसने महान विजेता के साथ साथ महान लेखक भी था और इसने हरिकेल या किसी पुस्तक में हरिकेली, किसी पुस्तक में हरिकेल लिखा है, किसी पुस्तक में हरिकेली लिखा है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेल या हरिकेली नामक नाटक को, संस्कृत नाटक था जो इसने लिखा था। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। इसलिए कहा जाता है कि यह महान विजेता के साथ साथ महान लेखक भी था, और जो इसने संस्कृत में नाटक लिखा था हरिकेल या हरिकेली, इसके कुछ अंश, कुछ पंक्तियां आपके अढ़ाई दिन के झोपड़ा की दीवारों पर भी लिखी मिलती है। कुछ इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं, कुछ वो अंश है, उसकी जानकारी आपको, उसके बारे में कुछ पंक्तियां जो है वो अढ़ाई दिन के झोपड़ा की दीवारों पर भी उत्कीर्ण मिलती है। इसके बाद इसके दरबार में एक प्रसिद्ध ग्रंथकार, नाटककार सोमदेव थे, सोमदेव इसके दरबार में थे, इसके शासन में, इसके दरबार में ये थे। और इन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा था। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ किसने लिखा था, सोमदेव ने लिखा था। और विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें सरस्वती का मंदिर सर्वश्रेष्ठ था, जिसमें सरस्वती का मंदिर कहा जाता है कि सरस्वती मंदिर सर्वश्रेष्ठ था। इसके दरबार में बताया, सोमदेव नाटककार थे, ग्रंथकार थे, सोमदेव निवास करते थे, रहते थे और उसने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद
ये बहुत, इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। विग्रहराज चतुर्थ के शासन के समय का, विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल का जो समय था वो चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा गया। चौहान वंश का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा गया? विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को कहा गया। जिस चौहान वंश का स्वर्ण युग था, विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन का समय था उसे चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा गया है। क्योंकि बताया ये महान विजेता के साथ साथ महान लेखक भी था और इसने तोमर शासकों पर अधिकार, उनको आक्रमण, उनकी अधीनता को अस्वीकार करके उनसे युद्ध किया और तोमर से दिल्ली पर अधिकार किया। और लेखक के साथ साथ महान विजेता भी था। संस्कृत नाटक हरिकेल लिखा। इसके बाद इसके दरबार में इसने संरक्षण दिया। कथाकार, नाटककार और लेखकों को इसने संरक्षण दिया। सोमदेव थे ये इसके दरबार में थे, जिसने ललित विग्रहराज नामक नाटक ग्रंथ की रचना की है। और ये महान निर्माणकार था। इसने अजमेर में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें सरस्वती का मंदिर सर्वश्रेष्ठ का नाम था। सॉरी। इसके बाद अगला शासक, इसका उत्तराधिकारी पृथ्वीराज द्वितीय होता है। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद अगला शासक सोमेश्वर होता है, जो कि ये भी चौहान वंश का महत्वपूर्ण शासक होता है। सोमेश्वर का विवाह कलचुरी शासक की राजकुमारी कर्पूर देवी से सोमेश्वर का विवाह होता है। सोमेश्वर का विवाह कलचुरी शासक की राजकुमारी कर्पूर देवी से विवाह होता है, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती, जिनसे एक पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम पृथ्वीराज होता है। पृथ्वीराज नाम रखते हैं पृथ्वीराज, और ये भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से प्रसिद्ध होता है। पृथ्वीराज तृतीय के नाम से प्रसिद्ध होता है और इसे भारतीय इतिहास में दंत कथाओं में इसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसने 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने, जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, 1182 में यह बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है और बुंदेलखंड का शासक चंदेल वंश का शासक परमार देव होता है और दोनों में युद्ध होता है। परमार देव के प्रसिद्ध सेना नायक जिन्हें अलाउद्दीन के नाम से जाना जाता है, अलाउद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय के बीच भीषण और भयंकर युद्ध होता है और जिसमें क्या कहते हैं, चंदेल वंश के शासक परमार देव युद्ध में पराजित होते हैं। जबकि इनके प्रसिद्ध सेना नायक जो अलाउद्दीन है वो बहुत वीरता के साथ पृथ्वीराज तृतीय का सामना करते हैं। इसके बाद 1186 के आसपास पृथ्वीराज तृतीय गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात का शासक चालुक्य वंश भीमद्वितीय शासक होता है और उसे युद्ध में पराजित करता है। भीमद्वितीय युद्ध में पराजित होता है, दोनों के बीच युद्ध होता है, गुजरात पर आक्रमण होता है 1186 में। शासक भीमद्वितीय होता है और युद्ध में पराजित होता है। इसके बाद 1190 से 91 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में द्वितीय। इसके बाद ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय कन्नौज के गहड़वाल वंश के, उस समय कन्नौज पर गहड़वाल वंश का शासन था और गहड़वाल वंश का शासक कौन था? जयचंद था। और जयचंद की पुत्री संयोगिता से इसको प्रेम हो जाता है और ये स्वयंवर से पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता को स्वयंवर से उठा के ले आता है और दोनों में विवाह हो जाता है, जिससे इसका एक क्या कहते हैं दुश्मन जयचंद भी तैयार हो जाता है, इसका विरोध में आ जाता है। फिर उस क्रम में जब ये मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है तो ये कन्नौज का जो गहड़वाल वंश का जयचंद शासक होता है, ये मोहम्मद गौरी का साथ देता है। मोहम्मद गौरी का तराइन के प्रथम युद्ध में जो प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी का साथ देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा के उससे विवाह कर लिया था, प्रेम विवाह कर लिया था। इस क्रम में जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ देता है और 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय की सेना आमने सामने होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है, लेकिन वो अपनी सेना को पुनर्गठित करके और कुशलता के साथ दोबारा 1192 में तराइन के मैदान में फिर आकर इनका दोनों का आमना सामना होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है और जिसमें पृथ्वीराज पराजित होता है। पृथ्वीराज का सेनापति गोविंदराज वीरता के साथ युद्ध स्थल पे ही मारा जाता है और लगभग 1 लाख लोगों की हत्या होती है। इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की हत्या होती है और पृथ्वीराज को यहाँ से
कैद करके अपने साथ गजनी ले जाता है। तो ये यहाँ से चौहान वंश का फिर अंत हो जाता है, चौहान वंश यहाँ से समाप्त हो जाता है। तो ये थे आपके चौहान वंश।